हेलो फ्रेंड्स। मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स एनालिसिस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को लेके जिसका जुलाई मंथ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका पार्ट 5 आज हम करेंगे। ऑलरेडी इससे पहले 4 पार्ट कर चुके हैं और ये आज का हमारा जुलाई मंथ का आखिरी होगा। इससे पहले हमने जून मंथ का भी इसी तरह 5 पार्ट में कंप्लीट किया है। उन सारे वीडियोस को भी आप देख सकते हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा आप ऊपर जो आई आइकॉन है ना, ऊपर राइट साइड में जो कॉर्नर में, वहां से भी आप डायरेक्टली वीडियो लिंक पे जा सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ और वीडियो लिंक दोनों अवेलेबल में रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और जैसा कि हम शुरू करने से पहले हर एक दिन एक मैप क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो मॉर्निंग सेशन हो या इवनिंग सेशन हो, तो जिससे कि हमारा ये दो, यानी दिन में दो दो अगर मैप आप करते करते ऐसा हो जाएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन जो अगर यूपीएससी में आ रहा है वो आपसे छूटने वाला नहीं है। इसका मैं आपको एश्योरमेंट देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई द कंट्री विच हैज डिक्लेयर्ड मीजल्स फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब डब्ल्यूएचओ के द्वारा कौन सा कंट्री को मीजल्स फ्री घोषित कर दिया गया है? तो वो है श्रीलंका, जैसा आप मैप में देख के समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर कर दिया श्रीलंका को एज अ मीजल फ्री। और ये क्यों इंपॉर्टेंट ऊपर से और बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये हमारा नेबरिंग कंट्री है, जो कि काफ़ी, हम ये जाफना एरिया है ना, इस एरिया से रिलेटेड हमारे बहुत सारे तमिलियन भाई बहन लोग वहाँ पे रहते हैं। तो उससे रिलेटेड काफ़ी ये न्यूज़ में रहता है, क्योंकि उनके राइट से रिलेटेड हमारे गवर्नमेंट हमेशा श्रीलंका से जुड़े हुए रहते हैं, कि उनको उनसे रिलेटेड जो भी कुछ बात होती है वो हमारे गवर्नमेंट श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात करते रहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही ये जो मीजल्स फ्री होने के साथ श्रीलंका पूरे मतलब वर्ल्ड में डब्ल्यूएचओ के द्वारा पांचवा, मतलब वर्ल्ड में एशियन कंट्री में, साउथ एशियन जो रीजन है, इसमें पांचवा कंट्री बन गया है जो कि मीजल्स फ्री है। और इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको करंट अफेयर एनालिसिस के सेशन में भी अच्छे से इस बारे में समझाया था, एज अ श्रीलंका को हमारा इम्पोर्टेंट नेबरिंग कंट्रीज के तौर पे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये जो एलिमिनेटेड मतलब डिजीज को जो एलिमिनेट किया गया है, ये मतलब पिछले लास्ट 3 साल में, 3 साल में अगर यदि एक भी केसेस, नया केसेस नहीं आया है, तब हम मान लेते हैं कि वो कंट्री मीजल्स फ्री है। अगर इंडिया में 3 साल के लास्ट 3 ईयर्स में, मतलब अभी 20 चल रहा है, तो 17 से 20 तक में अगर कोई भी केसेस नहीं आएंगे, तब डब्ल्यूएचओ उस कंट्री को मीजल्स फ्री डिक्लेयर कर देती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो कंट्री है वो मीजल्स फ्री 2016 से ये लोग अपना ये जो कोई भी प्रोपागेंडा लेके शुरू हो गए थे मीजल्स फ्री करने को लेके। और इससे इसके अलावा जो जो कंट्री है वो कौन कौन है? भूटान, ये भी हमारा नेबरिंग कंट्री है। मॉलदीव्स, जो कि थोड़ा, ये मैप आप श्रीलंका और ये हमारा इंडिया हुआ, तो इसके कंपेयर में थोड़ा इधर आएंगे तो यहाँ पे मॉलदीव्स है। उसके बाद कोरिया है, उसके बाद टाइमर लेस्ट है। तो ये चारों कंट्रीज भी हमारे मतलब साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, जहाँ पे ये मिजल्स फ्री हो गया है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और हमेशा की तरह मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज पेन और पेपर लेकर रहें, और वीडियो को पॉज करें क्वेश्चन देखते ही, और खुद से उसे एनालाइज करें, समझें, और उसके बाद आंसर टिक करें। उसके बाद आगे वीडियो को बढ़ाएं। और लास्ट में टोटल जितने क्वेश्चंस होंगे उसमें आप कितना परसेंटेज आंसर सही कर पा रहे हैं, ये मुझे एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में बताइए, या कम से कम आप एटलीस्ट अपने आप को देख रहे हैं, खुद से मतलब एनालाइज कर ले कि एटलीस्ट 70% से आप ऊपर हो रहे हो। 70% से ऊपर हो रहे हो तो इतना मैं बोल रहा हूँ कि आप एग्जाम में और भी ज़्यादा अच्छा करोगे। थोड़ा और रिविजन जैसे ज़्यादा करते, जो 90% से ऊपर है वो तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, पर 70% से जो नीचे हैं उनके लिए मैं बोलूँगा कि आप मल्टीपल टाइम्स किसी एक जगह को फॉलो करिए, और एक एक टारगेट को ले लेके रिवीजन करिए। काफ़ी टाइम आपको दिया जाएगा, क्योंकि 31 मई को अब शायद एग्जामिनेशन नहीं होने वाली है। तो जो भी मिले, ये आपको एक मौके के तौर पे लीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें ये दोनों स्टेटमेंट्स है क्या है? हेडलाइन इन्फ्लेशन इकोनॉमिक का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो आप शायद हमारे दोस्त लोग जो भी है इकोनॉमिक सिलेबस कंप्लीट करते समय, इधर रमेश सिंह या आप एनसीईआरटी बुक वगैरह में आपको ये सब टॉपिक मिले होंगे। तो ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, इज द मेजर ऑफ द टोटल इन्फ्लेशन विद एन इकोनॉमी एक्सक्लूडिंग कमोडिटीज सच एज फूड एंड एनर्जी प्राइसेस। तो ये जो ये हो गया, एक सेकंड में आपको ये हटा देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। जो कि एक्सक्लूड होगा, ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है कि टोटल इन्फ्लेशन इकोनॉमी का बताता है, एक्सक्लूडिंग कमोडिटी सच एज फूड एंड एनर्जी प्राइसेस। तो ये फूड एनर्जी प्राइसेस के साथ ये इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, ये हो गया दोनों क्या कीवर्ड इस स्टेटमेंट का। दूसरा स्टेटमेंट है, द आरबीआई एक्ट एज
amended the RBI Act was amended in 2016. ये हो गया for an inflation targeting framework that had set a target of the RBI 4% consumer price index. 4% देख लीजिएगा, base inflation with a deviation of 2% of both side for 5 years. मतलब 4 plus minus 2 जो बोलते हैं ना, 4 plus minus 2 लिया गया कब, ये 2016 में, यानी टोटल 5 साल के 2021 तक यही इन्फ्लेशन टारगेट हमारे मतलब आरबीआई ने ये घोषित किया है कि 4 प्लस माइनस 2 से ज्यादा, मतलब 4 प्लस माइनस 2 क्या, 4 प्लस 2 की तो 6 माइनस कर रहे तो 2, यानी 2 से 6 तक में ही के बीच में ही इन्फ्लेशन रहना चाहिए, नहीं उससे ज्यादा नहीं उससे कम। ये हमारा मतलब टारगेट रखा गया। तो ये क्या सच है कि गलत? चलिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन हो गया बी सही, यानी स्टेटमेंट सेकंड तो सही सही है ये, बट स्टेटमेंट वन गलत है। क्यों? क्योंकि एक्सक्लूडिंग नहीं है, जैसा हमने बोला था, ये इंक्लूडिंग होगा। ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि इन्फ्लेशन जो टारगेट है वो तो 4 प्लस माइनस 2 सच, मतलब एग्जैक्ट आपको अगर इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हैं तो ऑलरेडी आप कह सकते हो इजीली कि हाँ ये 4 प्लस माइनस 2, बट ये जो एक्सक्लूड नहीं किया जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन के तौर पे, इसको और इंक्लूड किया जाता है फूड और एनर्जी प्राइसेस को भी। ठीक है, उसके अलावा हाँ ये तो उसको बता दिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जिससे बीसीबीएस भी करके बहुत फेमस है ये वर्ड, बीसीबीएस। तो बेसल का ये जो बीसीबीएस है, ये ऑर्गन है वर्ल्ड बैंक का, और जो कि जिसका प्राइमरी गोल होता है स्टैंडर्ड मतलब सेटर फॉर द प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ बैंक्स एंड प्रोवाइड अ फोरम फॉर द रेगुलेशन ऑफ, मतलब बैंकिंग जितने भी वर्ल्ड लेवल पे है ना, उनको बैंकिंग सुपरविजरी मैटर्स में एक रेगुलेशन बनाना, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देना कि आपको अगर बैंक चलाना है तो आप ये सब चीज प्रोटोकॉल फॉलो करिए। ये किसके द्वारा दिया गया? बीसीबीएस के द्वारा। और ये बीसीबीएस क्या वर्ल्ड बैंक के अंदर आता है? ये सही है, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। अगर वर्ल्ड बैंक के अंदर नहीं आता है तो गलत होगा। तो कीवर्ड हो गया वर्ल्ड बैंक। सेकेंड स्टेटमेंट है बेसल 3 इज एन इंटरनेशनली एग्रीड सेट ऑफ मेजर्स डेवलप्ड बाय बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन इन रिस्पॉन्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007 एंड 9। ये जो 2007-9 में क्राइसिस क्या हुआ था, 2007 से 9 तक में, ये आपको अच्छे से पता है कि बहुत सारे वहाँ पे जॉब्स का तो एकदम हालत ऐसा हो गया था कि सबका इधर उधर शिफ्टिंग, यूएस में तो और बुरी तरह से हालत हुई थी। तो ये जो बेसल 3 है क्या, ये इंटर मतलब मेजर्स करता है बेसल कमेटी से रिलेटेड और फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इसे लाया गया था क्या? चलिए देख लेते हैं। बेसल 3 है क्या, इंट्रोड्यूस किया क्या, लिबरल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इन कंपैरिजन टू बेसल 1 एंड 2। तो ये क्या इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, मतलब किसी ये लिबरल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए किसी भी बैंक के, मतलब अपने रेगुलेशंस में इस टॉपिक को भी लेके आया। तो बोला जा रहा है क्या कि बेसल 1 और 3 में नहीं था, और बेसल 1 और 2 में नहीं था, बेसल 3 में क्या इसे लाया गया, मतलब किसे, लिबरल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को। तो इसमें से पूछा जा रहा है, पर जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया 1 और 3, यानी ये 1 और 3 तो गलत है, यानी ऑप्शन होगा सी। ठीक है, क्योंकि ये इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो 1 में क्यों ये गलत हो गया? क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक नहीं है, जैसे मैंने आपको कीवर्ड बोला था, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है, ये किया जाता है सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज इन 1974। उस वक्त ये बनाया जाता था। 1974 में 10 थे, 2000 फिर 19 और 14 में आते आते धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी ऐसा हो गया है कि 2019 में बीसीबीएस के टोटल 45 मेंबर हैं और 28 जुरिस्डिक्शन से हैं, जिसका जो कि सेंट्रल बैंक और अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। तो ये जो मेंबर्स है ये मेंबर्स ही मिलके बीसीबीएस बनाते हैं, और बीसीबीएस को कोई वर्ल्ड बैंक के अंदर नहीं आता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ये सेल्फ एक ग्रुप है। ठीक है, और स्टेटमेंट 3 भी गलत है। क्यों 3 गलत है? क्योंकि ये जो मतलब बेसल कमेटी का जो स्टैंडर्ड था ना, वो थर्ड में नहीं, वो जबकि जितने भी है सारे बेसल 1 और 2 में, वहां पर भी ये कैपिटल रिक्वायरमेंट्स तो क्लॉज था ही फ्रेमवर्क के अंदर। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्लॉज तीनों में ही था, बेसल 1 में, बेसल 2 में और बेसल 3 में भी था। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ और अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट उत्कर्ष 2022। इसे भी हमने करंट अफेयर एनालिसिस सेक्शन में बहुत अच्छे से किया था। तो दो स्टेटमेंट जो दिया है वो है, इट इज अ 3 ईयर रोड मैप। ये हो गया कीवर्ड यहाँ का, टू इम्प्रूव रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द आरबीआई। तो क्या ये आरबीआई का इशू है? अगर आपको पता होगा तब तो इजीली कर पाओगे। तो दो कीवर्ड इस जगह में हो गया, आरबीआई और 3 ईयर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, इट इज फाइनलाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
तो आरबीआई से रिलेटेड है तो फाइनेंस शायद हो सकता है, फिर भी इसका कीवर्ड यही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई बोर्ड। चलिए देखते हैं यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है क्या होगा। तो स्टेटमेंट ये हो गया, मतलब ये तो सही बात है, 3 ईयर रोड मैप है ये, और उसके ऊपर से ये उत्कर्ष जो है वो आरबीआई के कंसल्ट मतलब सुपरविजन में ही ये इसका लाया गया है। बट स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि आरबीआई जो होता है वही फाइनलाइज करता है 3 ईयर रोड मैप, ठीक है। उसके अलावा ये जो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दिया हुआ है ना, जो फाइनलाइज करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, ये आरबीआई के द्वारा ही फाइनलाइज किया जाता है। ये टोटली आरबीआई का ये है उत्कर्ष 2022, 3 साल का रोड मैप बनाया गया है, जो कि सब कुछ सुपरवाइज से लेके सारा चीज वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इसमें कोई रोल ही नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी का मतलब तो आप समझ ही पा रहे होगे, इकोलॉजी और इकोनॉमी, मतलब इसमें वाले में तो सेक्शन में आप एनवायरमेंट वाले सेक्शन में काफी पढ़े होंगे। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, देखते हैं क्या है सही। पहला स्टेटमेंट है, बायोडाइवर्सिटी लॉस डिस्क्राइब द डिक्लाइन इन द नंबर, जेनेटिक वेरिएबिलिटी एंड वैरायटी ऑफ स्पीसीज एंड द बायोलॉजिकल कम्युनिटीज इन द गिवन एरिया। समझ पा रहे होंगे, बायोलॉजिकल लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस कब होता है, जब आपका जेनेटिक वेरिएबिलिटी डिक्लाइन हो जाता है, वैरायटी ऑफ स्पीसीज का कम, मतलब पहले 1 लाख थे तो अभी 1000 हो गया, या 50,000 हो गया, तो ये डिक्रीज करना जो ना, मतलब जेनेटिक वेरिएबिलिटी, वैरायटी ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, इनका जो डिक्रीज करने को ही बायोडाइवर्सिटी लॉस बोला गया है क्या। तो ये स्टेटमेंट 1 में था। स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है, लॉस इन बायोडाइवर्सिटी कैन मेक प्लांट्स एंड एनिमल्स मोर वल्नरेबल टू पेस्ट एंड डिजीजेस, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, बायोडाइवर्सिटी ऑलवेज इज ऑलवेज सॉरी लॉस इज ऑलवेज एंथ्रोपोजेनिक। तो ये जो इज ऑलवेज एंथ्रोपोजेनिक है, ये यहाँ का कीवर्ड हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट का जो कीवर्ड था, या मोर वल्नरेबल, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट का मैंने आपको कीवर्ड दे दिया है। यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, चलिए आंसर की तरफ। तो आंसर हो गया, ऑप्शन हो गया सी, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 तो सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है। क्यों, ये ऑलवेज एंथ्रोपोजेनिक नहीं हो सकता, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है कि एंथ्रोपोजेनिक, मतलब मैं आपको बता दूं कि जो भी मैन मेड एक्टिविटीज, तो मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से तो हमेशा नहीं होता ना। अब अगर कल को फ्लड आ गया, यहाँ पे कुछ इकोलॉजी है, कुछ डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी है, फ्लड आ गया तो इस एरिया को पूरी तरह से अपने अंदर ले लिया और वहाँ का बायोडाइवर्सिटी चला गया, तो उस एरिया का वो चीज चला गया, पर दूसरा चीज भी तो आ गया। बट ऐसा ये है कि ये जो गया, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से तो नहीं हुआ ना फ्लड का आना। हाँ, ये बोल सकते हैं कि ऐसा सिचुएशन कर दिया गया था कि फ्लड वहां पे इजीली आ गया, हम लोग रोक सकते थे, बट इसे हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में काउंट नहीं करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि जो लॉस ऑफ डिक्लाइन है वो हमेशा मतलब एंथ्रोपोजेनिक नहीं होता है, नेचुरल भी होते हैं, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है, क्योंकि ये ऑलवेज जो था ना, ये कीवर्ड था यहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोसेक मिशन। मोसेक मिशन काफी इंपॉर्टेंट मिशन है आपसे, इसलिए हमेशा एज ए जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिएगा। इसे रिसेंटली न्यूज में देखा गया है, तो ये किस वाले सेक्शन, किससे रिलेटेड है। स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट, स्टडी ऑफ आउटर कोरोना ऑफ सन, फर्स्ट सोलर पावर स्पेसक्राफ्ट टू ऑर्बिट जुपिटर, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो कौन सा होगा, आप आंसर बताइए, हम भी बढ़ते आगे। तो ये होगा सॉल्यूशन, यानी स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट। जो ये जो मिशन था, ये किस लिए था, ये जो मॉसैक का जो फुल फॉर्म है, मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी ऑफ द स्टडी ऑफ आर्कटिक क्लाइमेट। ये एआईसी हो गया आर्कटिक क्लाइमेट, और एमओएससी हो गया मल्टी डिसिप्लिनरी ड्रिफ्टिंग ऑब्जर्वेटरी फॉर द स्टडी, ठीक है। ये एमओएस का ये हो गया। तो ये फुल फॉर्म्स वगैरह भी थोड़ा याद रखा करिएगा, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे स्टडी के जगह में कुछ और दे देंगे और 4 ऑप्शन रहेगा इसी से रिलेटेड। तो आपको अगर अगर यदि अच्छे से याद है तो आप इजिली कैंसिल आउट या कुछ भी आपको पता हो डायरेक्टली टिक कर देंगे, ठीक है। और एक छोटा सा आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा बिना कुछ ये नेगेटिव गवाए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉमन सर्विस सेंटर्स, ठीक है, सीएससी। तो सीएससी के लिए हम क्या मतलब कुछ स्टेटमेंट्स हैं, चलिए जानते हैं क्या क्या है। दे आर द प्रोसेस They are the access points for delivery of essential public utility services, social welfare schemes, healthcare, financial institutions, and agriculture to villages in India. आपको मैं बता दूं कि सीएससी भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था अपने करंट अफेयर एनालिसिस सेक्शन में, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उसमें ये दिया हुआ है, आपको शायद याद होगा, मैंने ये बोला था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो विलेज वॉलंटियर सिस्टम, वो भी सीएससी का ही यूज करते, एक तरह से पार्ट है, और सीएससी काफी न्यूज में भी रहा था। तो चलिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट जो था। पहला स्टेटमेंट तो आपने समझ लिया कि इसका क्या काम होगा, इस तरह का
जो है हेल्थ केयर, फाइनेंशियल और ये सब में कुछ मतलब एजेंशियल सर्विस पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड जो है वो किया जाएगा ये सीएससी के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट है, बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ सीएससी स्कीम द गवर्नमेंट लॉन्च सीएससी 2.0 scheme in 2015 to expand the outreach of CSCs to all gram panchayats across the country। तो CSC 2.0 हो गया कीवर्ड यहाँ का, और 2015 हो गया स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट 2 का 2 कीवर्ड हो गया। स्टेटमेंट 3 में इट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ का ये अगर आपको पता है कि रूरल डेवलपमेंट तब तो इसे सही मान के आप आगे बढ़ जाओगे, बट अगर ये आपको पता है कि ये गलत है तब तो आपको इजीली पता चलेगा ऑप्शन 3 गलत है। तो 1 2 यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट कर दिया, अब इन दोनों में से आपको बचेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या है। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 3 गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके जो अंडर में ये सीएससी का मतलब पूरा कारोबार संभाला जाता है। उसके अलावा स्टेटमेंट 1 और 2 जो था वो दोनों के दोनों सही थे। सीएससी 2.0 2015 से स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मतलब रू अर्बन मिशन SPMRM। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मिशन है जो बहुत ही यूनिक और बहुत अलग टाइप का है, इसलिए आप थोड़ा इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका जो 3 स्टेटमेंट है चलिए वो देख लेते हैं पहले, उसके बाद हमें पूछा जाएगा गया है करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है, इट एम्स टू डिलीवर इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रूरल एरियाज। ठीक है, एम्ड है ये प्रोजेक्ट इन रूरल एरियाज में किया जा रहा है, विच विल ऑल्सो इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये रूरल एरियाज में ही किया गया है, तो स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि हाँ ये शायद सही लग रहा है। तो ज़्यादातर चांसेस है इस तरह का जो स्टेटमेंट मैंने पहले भी बोला ये सही होता है। फिर भी देख लेते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या है। स्टेटमेंट 2 में फिर बोला जाता है, प्रेफर्ड मोड ऑफ डिलीवरिंग इज थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाइल यूजिंग वेरियस स्कीम ऑफ फंड फॉर फाइनेंसिंग। तो ये जो प्रेफर्ड थ्रो या ट्रिपल P मॉडल से है क्या, तो चलिए देख लेंगे वो भी। फिर थर्ड स्टेटमेंट है, सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द वर्क्स आइडेंटिफाइड फॉर डेवलपमेंट इज फोकस्ड ऑन प्रोविजन ऑफ बेसिक एंड इकोनॉमिक एमिनिटीज लाइक 24/7 वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड, solid and liquid waste management facilities at the household and skill development of the ये। तो पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, और इसका भी जो कीवर्ड आप देखने जाएंगे तो ये इस तरह के बड़े बड़े स्टेटमेंट जो रहते हैं ना, इसमें शायद ही कुछ स्टेटमेंट गलत होगा, मैक्सिमम टाइम ये सब सही होते हैं। तो चलिए आंसर वाला एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन हो गया डी, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, ये भी PPP से काम करते हैं, और इतना ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये दोनों भी रूरल एरियाज में और यहाँ मीडियम स्किल एंटरप्राइजेस वगैरह को इस तरह से मतलब और प्रोवोक और थोड़ा ऐसे प्रेरित किया जाएगा ताकि वहां पे ज्यादा से ज्यादा बनाया जा सके SPMRM के अंदर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वाटर कंजर्वेशन इंटरवेंशन अंडर द न्यूली लॉन्च जल शक्ति अभियान। आप शायद सुनेंगे रिसेंटली जब मिनिस्ट्री का जब गठन हो रहा था वापस से रिशफलिंग करने के बाद, तो क्या हुआ कि 2 मिनिस्ट्री जो थे ना, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड उसके बाद फिर वाटर रिवर वाटर एंड रिजुवनेशन जो थे, वो दोनों को मिला के अब एक ही मिनिस्ट्री है। वो क्या मिनिस्ट्री है, जल मतलब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, ये एक आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अब ये 2 मिनिस्ट्री नहीं है, अब एक मिनिस्ट्री है, तो इससे रिलेटेड आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है इन मतलब जल शक्ति अभियान के तहत क्या क्या दिया जा रहा है। तो वाटर कंजर्वेशन एंड रेन हार्वेस्टिंग, चलिए ठीक है, रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड अदर वाटर बॉडीज। ठीक है, मोर बोरवेल फॉर रूरल एरियाज, चलिए बोरवेल का मतलब तो आप समझ पा रहे होंगे ना। उसके अलावा इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन, ये फॉरेस्टेशन भी जान रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ काटना और एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ उतना ही लगाना। तो ये 4 को दिया, क्या ये चारों को जल शक्ति अभियान के तहत फॉलो किया जा रहा है। तो ये चारों सही है, 3 सही है, 2 तो सही होना चाहिए क्योंकि 3 मैक्सिमम है, मीन 3 मिनिमम है और 4 मैक्सिमम है। तो 3 ऑप्शन तो सही है, एकदम कंफर्म है, कोई ना कोई 3 ऑप्शन, और मैक्सिमम 4 भी हो सकते हैं। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन हो गया बी, यानी ये जो बोरवेल वाला फीचर है ना ये इसमें नहीं है। ठीक है, जल शक्ति अभियान के अंदर में बोरवेल वाला फीचर नहीं है कि हर जगह तो बोरवेल आप फीचर अगर आप ये अभियान के तहत लेके चलेंगे तो हर जगह बोरवेल लाना बहुत मुश्किल है, पथरीला एरिया और जो माउंटेन्स, तो इसीलिए ये इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो क्या क्या इंक्लूड किया जाता है ये देख लेते हैं। एफॉरेस्टेशन है इसमें, वाटर से डेवलपमेंट है, रीयूज बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर है, मतलब बोरवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर है, बट मोर बोरवेल ऑन रूरल एरियाज ये वाला चीज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड वाटर बॉडीज है, मतलब जो भी टैंक्स होते हैं ना, जो पुराने पुराने टैंक्स है उनको रिनोवेट करके कैसे और ज्यादा कंजर्व कर सकते हैं वाटर, वो सब है।
फिर वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे किया जाएगा, ये सब चीज इसमें टेक्निक है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेफ सिटी इंप्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग पोर्टल। अच्छा, मैं आप दोस्तों को बता लूँ आप लोगों को कि अगर मेरे स्पीड आपको लग रहा है कि मैं स्पीड ज़्यादा जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आपको नीचे एक सेटिंग्स है, वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आप स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से स्लो कर लीजिए। अगर जिनको लग रहा है मैं स्लो चल रहा हूँ तो आप स्पीड भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, टोटली डिपेंड। मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं मीडियम वे में चलता हूँ ताकि मैं दोनों एरिया जो भी लोग हैं, जिनको स्लो लग रहे हैं जिनको फास्ट लग रहे हैं, दोनों के लिए एकदम स्टेबल रहूँ, ताकि वो दोनों तरह का यूज़ हमारे ये जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब की, उससे वो अच्छी तरीके से यूज़ कर पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, ये जो सेफ सिटी इंप्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग मैंने SCIM एक पोर्टल है, उसके कुछ दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा गया है करेक्ट क्या है। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट states to monitor and manage the safe city projects and avoid duplication on ground, an online SCM portal has been developed by Ministry of Home Affairs। तो ये MHA दिया हुआ है, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। उसके अलावा ऑनलाइन SCIM पोर्टल है, हाँ ये तो पहले ही बोल दिया गया। तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट का जो कीवर्ड हो गया वो MHA हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है SCIM जो फैसिलिटेट करेगा ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ एसेट्स, मतलब ऑनलाइन ट्रैपिंग करेगा, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड अंडर द सेफ सिटी प्रोजेक्ट। तो ये जो पोर्टल है जैसा कि, ठीक है, तो और ये मॉनिटरिंग यहीं पर दे दिया है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो आप शायद अंदाजा लगा सकते हो कि 90% ये चांसेस है इसके सही होना। ठीक है, फिर भी आंसर और एक्सप्लेनेशन देखते हुए और एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। तो हाँ, ये ऑप्शन सी यानी बोथ, ये MHA के अंदर ही है। मैंने इसको कीवर्ड रखा था क्योंकि हो सकता था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन के अंदर भी हो सकता था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मतलब पोर्टल से रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं है, MHA के अंदर ये कंट्रोल हो रहा है। और उसके साथ ही ये इसका जो काम है, ये ऑनलाइन ट्रैकिंग का भी काम है। ठीक है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वन स्टॉप सेंटर स्कीम। ठीक है, वन स्टॉप सेंटर स्कीम से रिलेटेड तीन स्टेटमेंट है और करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट कौन सा है ये पूछा गया है। तो वन स्टॉप सेंटर जो है वो स्टेबलाइज अक्रॉस द कंट्री टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सपोर्ट एंड असिस्टेंस अंडर द वन रूफ टू वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेसेस। ठीक है, तो अक्रॉस द कंट्री, तो ये अक्रॉस द कंट्री है यहाँ का ये कीवर्ड। और उसके अलावा प्राइवेट एंड पब्लिक केसेस जो दिया है बोथ इन, ये भी हो गया इसका कीवर्ड। सेकंड स्टेटमेंट है द OC विल सपोर्ट ओनली वुमेन हैव अबव 18। तो ओनली वुमेन अबव 18 जो ईयर्स है ना, ये यहाँ का कीवर्ड है, ऑफ एज अफेक्टेड बाय वायलेंस, वेयर एज दोज बिलो 18 years आर सपोर्टेड बाय नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, NCPCR। ठीक है, थर्ड में है द स्कीम इज फंडेड थ्रू निर्भया फंड। तो ये थर्ड स्टेटमेंट का जो कीवर्ड हो गया वो निर्भया फंड हुआ। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन हो गया डी, यानी स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। ये ओनली जो मैंने बोला था ना, ये यहाँ का कीवर्ड था। क्यों? क्योंकि हम अभी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। तो ये जो वन स्टॉप सेंटर स्कीम है, ये वन स्टॉप सेंटर जो कि 2015 का 1 अप्रैल से लॉन्च हुआ था टू सपोर्ट वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस। ये तो ठीक है, कॉमन बात है। इसको कॉमनली जो बोला जाता है ये सखी भी बोला जाता है। ये मैंने आपको करंट अफेयर एनालिसिस सेक्शन में अच्छे से कराया भी था। तो इनको सखी भी बोला जाता है, जो कि वुमेन मिनिस्ट्री के अंदर है। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। मतलब स्पॉन्सर्ड मतलब क्या हुआ कि आपको गवर्नमेंट और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में कुछ रेशियो के हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए स्पॉन्सर्ड होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड की पूरा का पूरा नहीं भी, बट जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम होता है ना, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के द्वारा 100% दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस केस में स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्योंकि वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है और ये लॉ एंड ऑर्डर का आ जाता है, तो स्टेट का भी सब्जेक्ट बनता है कि किस तरह से प्रिकॉशन और किस तरह से प्रोटेक्शन दे सके। तो इसलिए ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, स्टेट को भी इसमें अपना पार्ट कुछ बनना पड़ेगा। उसके अलावा ये जो OSC है, ये क्या करेगा, ये सारे जितने भी ऑल वुमेन है ना, जितने भी वुमेन है जो कि 18 साल के बिलो भी हैं, इंक्लूडिंग गर्ल्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, उनको भी ये करेगा। ऐसा नहीं कि 18 साल से ऊपर के लिए, वुमेन एबव जो दिया है ये गलत था। ये 18 साल से बिलो के लिए भी ये OSC मतलब सपोर्ट करेगा। ठीक है, जो एज अ सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे मतलब आगे के बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि ये 2022 तक का इनका सपना है कि 100% ये होगा, सभी के पास पक्का हाउस होगा। ठीक है, तो जब 2022 तक के लिए ये दिया हुआ है, तो अब क्या है स्टेटमेंट वो थोड़ा देखते हैं, उसके बाद आपको बताना होगा कि क्या होगा इसका एक्सप्लेनेशन। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, स्लम रिहेबिलिटेशन विद पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट डेवलपर्स, क्या स्टेटमेंट सही है? प्रमोशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर वीकर सेक्शन थ्रू ग्रांट्स, तो इसका ये हो गया कीवर्ड।
और उसके बाद स्लम रिहेबिलिटेशन और जो प्राइवेट डेवलपर्स, ये हो गया इसका कीवर्ड। सब्सिडरी ऑफ फॉर बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन, और तो यहाँ सब्सिडरी फॉर बेनिफिशियरी लेड, तो ये हो गया इसका कीवर्ड। तीनों स्टेटमेंट डिस्कस कर लिए हैं, कीवर्ड भी डिस्कस कर लिए हैं, और यहाँ पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट। तो चलिए बढ़ते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो हो गया ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 तो सही है, स्टेटमेंट 2 सही नहीं है, क्योंकि ये ग्रांट नहीं दिया जाता है, ये दिया जाता है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के तहत। ठीक है, तो क्रेडिट लिंक सब्सिडी के तहत दिया जा रहा है, और जैसे मैंने बोला ये 2022 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाउसिंग फॉर ऑल का सपना हमारे हाउसिंग अफेयर मिनिस्टर जो है उनके द्वारा ये योजना के तहत लाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू फ्लेम रेवोल्यूशन समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू ब्लू फ्लेम रेजोल्यूशन। ये क्या रेजोल्यूशन है? तो ये 4 ऑप्शन दिया है, किससे रिलेटेड है ये हमें बताना है। तो डीप सी फिशिंग, इंडियाज एम्बिशियस फॉर ब्लू वाटर इकोनॉमी, प्रोवाइडिंग क्लीन कुकिंग फ्यूल, और डेवलपिंग टाइडल एनर्जी प्लांट्स। तो किससे रिलेटेड है? आप भी आंसर दीजिए, हम भी बढ़ते आगे। तो क्या है? ये प्रोवाइडिंग क्लीन कुकिंग फ्यूल से रिलेटेड है। ये उज्ज्वला स्कीम जो है ना, उज्ज्वला स्कीम से रिलेटेड है, और इसीलिए से ब्लू फ्लेम रेवोल्यूशन। ब्लू फ्लेम रेवोल्यूशन मतलब आप सिलेंडर जब गैस चलाते होगे तब जो चूल्हा रहता है, वो चूल्हा में कैसा फ्लेम निकलता है? चूल्हा में ब्लू फ्लेम तरह का निकलता है। तो इसीलिए ब्लू फ्लेम, और जो आग जलाते हैं, जो भी गोईठा या जो मतलब मिट्टी के, जिसमें जो चूल्हा में जो हम लोग गांव देहात में जो चलती है लकड़ियों से, उसमें अलग तरह का और येलो कलर का पूरा आता है, और बहुत सारे मतलब वो पूरी तरह से जो भी हमारे माता बहनें होते हैं उनको पूरी तरह से अफेक्ट कर रहे हैं। पर इस वाले से ये जो मतलब उज्ज्वला स्कीम के तहत क्या हो रहा है, हम लोग सिलेंडर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, गैस चूल्हा देने का काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से इसको एक ब्लू फ्लेम रेवोल्यूशन बना दे। जैसे टोटल कितने रेवोल्यूशन हैं, वो सारे रेवोल्यूशन को आप एक बार कमेंट बॉक्स में या खुद एटलीस्ट एक बार अपने नोट में नोट डाउन करिए, ताकि एक बार आपका रिवीजन हो जाए। क्योंकि एक और रेवोल्यूशन हमारे हमारे मतलब देश में एक और रेवोल्यूशन जुट चुका है एज एन, जिसका नाम है ब्लू फ्लेम रेवोल्यूशन। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। लूनर इवैक्यूएशन सिस्टम असेंबली LESA रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। ये LEC लीसा, ये लीसा किससे रिलेटेड है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कमर्शियल लूनर लैंडर ऑफ नासा, सक्सेसर टू चंद्रयान 2, उसके बाद पोलर रोवर टू स्काउट फॉर वाटर, रेस्क्यू एंड इंजर्ड एस्ट्रोनॉट ऑन द लूनर सरफेस। तो ये किससे रिलेटेड है? आप भी आंसर दीजिए, हम भी आगे बढ़ते हैं। तो ये है किससे? डी से रिलेटेड, मतलब रेस्क्यू एंड इंजर्ड एस्ट्रोनॉट ऑन द लूनर सरफेस। ठीक है, तो लूनर सरफेस में अगर यदि मान लीजिए जो कोई एक हमारे एस्ट्रोनॉट अगर यदि जख्मी हो जाते हैं, तो उनको एक मतलब इस तरह का कुछ वो होगा, जिसमें जैसे होता है ना पोर्टर लोग सामान उठा के लेके जाते हैं, तो यहाँ पे व्हील टाइप का बना रहेगा, और वहाँ पे LEC एक असेंबली सिस्टम है, वहाँ पे इवैक्यूएशन सिस्टम, जो कि उस पर वो बॉडी को ऐसे करके कैरी करके उसके बाद जो भी होंगे जो भी दूसरे एस्ट्रोनॉट वो कैरी करके आसानी से उनको सेफली बचा पाएंगे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये ESA जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ना, उनके द्वारा किया गया है। और जिसका जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह का, ये जो मैं ये बनाया ना, ये मैं थोड़ा ड्राइंग मेरा बहुत ही वाहियात है, तो मैं आपको बता दिया हूँ कि ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर टाइप का होगा। आप होगा तो गूगल भी कर लीजिए, अच्छा क्लैरिटी होगा, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर के जो भी स्पेस एक्टिविटीज है उससे रिलेटेड है। ठीक है, और लेस देन 10 मिनट्स लगेगा ताकि वो कैरी कर सके सेफ्टी, और नियर बाय जो प्रेशराइज्ड लैंडर होगा ना उनको वहां तक ले जाके बचाया जा सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन काफ़ी था न्यूज़ में, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स ने इसको बैन करने का सोच लिया। क्यों? क्योंकि इसलिए ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फिशेस में पाया जा रहा था। तो क्या है स्टेटमेंट देख लेते हैं, और पूछा जा रहा है करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, द अमाउंट ऑफ फॉर्मेलिन इन फिश डिक्रीजेज ओवर टाइम ड्यूरिंग स्टोरेज एंड कैन बी रिमूव्ड कंप्लीटली। तो ये दोनों हो गया यहाँ का इसका कीवर्ड इस पहला स्टेटमेंट का। फिर बोल रहा है लेस देन 10 ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज परमिटेड फॉर यूज ऑफ इन फूड एज पर द फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011। तो यहाँ का जो कीवर्ड हो गया ये 2000 मतलब परमिटेड वाला, ये उसका डिक्रीजेज और कंप्लीटली हो गया फर्स्ट का स्टेटमेंट का कीवर्ड। थर्ड स्टेटमेंट का कीवर्ड हो गया फॉर्मुलिन इज यूज्ड टू आर्टिफिशियली इंप्रूव द सेंसरी एट्रीब्यूट्स दैट इज अपीयरेंस। ठीक है, तो सेकेंड थर्ड का जो है ये हो गया आर्टिफिशियली इंप्रूव करना। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट का आपको कीवर्ड मिल गया। चलिए यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है क्या देखते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया ऑप्शन सी, यानी स्टेटमेंट 3 जो हमने किया ना आर्टिफिशियल इंप्रूव वाला, ये ही सही है, बाकी जितना है सारा गलत है, क्योंकि ये परमिटेड तो है ही नहीं, ये एकदम बैंड है। फॉर्मल्डिहाइड इज नॉट परमिटेड, देख पा रहे होंगे,
और द फॉर यूज इन फूड्स एंड मतलब ये किसी भी फूड्स में फॉर्मेल्डिहाइड तो एकदम परमिट ही नहीं। किसके द्वारा दिया गया है? एफएसएसआई के द्वारा दिया गया। किस एक्ट के तहत? ये रेगुलेशन 2011 के तहत। उसके अलावा अगर ये जो बोला अमाउंट ऑफ फॉर्मेलिन, वो स्टोरेज तो किया जाता है जो कि धीरे धीरे डिक्रीज होते रहेगा, बट उसको ऐसा नहीं है कि कैन नॉट बी रिमूव कम्प्लीटली। मतलब ये जो लिखा हुआ है कैन बी, ये कैन नहीं होगा, ये कैन नॉट बी रिमूव कम्प्लीटली होगा। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट 1 और 2 गलत है, स्टेटमेंट 3 सही है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या हुआ यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या है, उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है और लास्ट में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आर द डेब्ट सिक्योरिटीज इशूड ओनली बाय प्राइवेट कॉर्पोरेशन। तो ये हो गया यहाँ का कीवर्ड, ये ओनली, नॉट, ये सब बहुत ही मतलब ये सब जितने भी होंगे ना, ये सारे कुछ बोलना चाहते हैं हमेशा, आप हमेशा उसे पकड़ के पहले ही हाईलाइट कर दिया करिए। उसके अलावा आपके पास वहां तो हाइलाइटर नहीं ले जा सकते, एटलीस्ट जो पेन होगा, पेन से एटलीस्ट सर्किल कर दीजिए, अंडरलाइन जरूर कर दीजिए। उसके बाद आगे पढ़ती जाइए जिस जिस तरह से मैं अभी कर रहा हूँ आपके सामने, ताकि और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवा पाऊँ कि एग्जामिनेशन में भी आप इसी तरह से, क्योंकि आप जो एक चीज़ रटा हुआ मन में रहेगा ना, वही चीज़ आप एग्जामिनेशन में ही फॉलो करेंगे। क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता कि आप 2 घंटे के एग्जामिनेशन में 2 घंटे का कुछ रटा हुआ चीज़ वहाँ कर पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी वो चीज़ नहीं है जो रट के आप कुछ कर सकेंगे। आप जो चीज़ प्रैक्टिस में आपकी दिनचर्या में बना हुआ है, वही चीज़ आप वहाँ जाके निकाल सकते हैं। अगर कोशिश करेंगे तो पहला 10 मिनट शायद कोशिश कर भी लेंगे, उसके बाद का जो होगा वो कभी आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। कॉर्पोरेट बॉन्ड does not have an ownership interest in the issuing company unlike when one purchases the company's equity stock। ठीक है, तो ये बोल रहा है डज नॉट हैव, ये भी फिर से ये देखिए मैंने बोला ओनली, नॉट, ये सब ना, तो इस तरह का कीवर्ड बन गया, तो डज नॉट हैव भी यहाँ का कीवर्ड है। थर्ड स्टेटमेंट का, इन इंडिया financing of infrastructure projects such as roads, ports and airports is higher through corporate bond market compared to bank loans and government finance। तो is higher जो है ना, ये यहाँ का आपको कीवर्ड बन गया। ठीक है, तो देख करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन हो गया बी सही है, बाकी दोनों के दोनों गलत हैं। यानी सेकंड स्टेटमेंट सही है, ये ओनली तो पहले होगा नहीं। कॉर्पोरेट बॉन्ड जो होता है वो इशू प्राइवेट और पब्लिक दोनों कॉर्पोरेशन के द्वारा इशू किया जा सकता है। उसके अलावा ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है, ये डज नॉट हैव एन ओनरशिप इंटरेस्ट इन द इशूइंग कंपनी अनलाइक व्हेन वन परचेसेस द कंपनी इक्विटी स्टॉक। मतलब ये कॉर्पोरेट बॉन्ड का कंसेप्ट शायद आप लोग को ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, मैंने करंट अफेयर एनालिसिस सेक्शन में अच्छे से पढ़ाया भी था। क्या था, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है जो कि एक एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है। तो क्या करता है, बी कंपनी अपना कुछ एक कॉर्पोरेट बॉन्ड निकालता है, उनके पास पैसे का क्रंचेस था, तो वो क्या क्या कुछ बॉन्ड निकाला अपने कंपनी का, और उसके बाद ये बॉन्ड मान लीजिए 1 लाख का निकाला और ए कंपनी ने 1 लाख का बॉन्ड खरीद लिया। तो वो जो बॉन्ड खरीदा तो 1 लाख रुपए बी को मिल गया। अब वो 1 लाख रुपए का क्या करेगा, वो धीरे धीरे पर एज अ मतलब ये एक तरह से लोन हुआ, तो इसको एक पर्टिकुलर टाइम पे इंटरेस्ट पे करते रहना होगा ए को, क्योंकि ये बॉन्ड है ए के पास। ठीक है, और इंटरेस्ट पर ये ए को मिलते रहेगा। मान लीजिए 2 साल के लिए लिया गया था, 2 साल तो 2 साल तक ये इंटरेस्ट देते रहेगा बी ए को। उसके बाद 2 साल के बाद ये क्या करेगा, ए वापस से अपना वो जो बॉन्ड था ये बी को दे देगा, और बी वापस से 1 साल 1 लाख रुपए जो था वो दे देगा। तो ये हो गया कॉर्पोरेट बॉन्ड, ये निकाला जाता है ताकि हम जो कैश का जब क्रंचेस हो जाते हैं ना, तब वो इस तरह का बॉन्ड्स निकालते हैं अपने शेयर्स के ऊपर। बट ऐसा नहीं है, इक्विटी कुछ और हुआ। इक्विटी हुआ कि ये जब पीआईओ निकाला जाता है, कि मतलब आप आईपीओ निकाला जाता है, तो उसमें क्या होता है, शेयर्स होते हैं जो कंपनी का, उनका वो निकाला जाता है। तो उससे क्या होगा, वहां पे अगर यदि कंपनी वो शेयर्स अगर यदि 1 लाख रुपए का अगर यदि एक खरीदता है बी का, तब उसमें इक्विटी स्टॉक भी उनका उसमें कुछ रहेगा, जिसमें उनका डिसीजन पावर भी उनका ए का कुछ रहेगा बी के कंपनी में। बट ये आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड है, तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। तो वही इसीलिए स्टेटमेंट 2 तो सही है, बट स्टेटमेंट 1 और 3 दोनों गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 3 स्टेटमेंट है और पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट। तो क्या है, द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, द एएच&डी, रेगुलेट द प्राइसेस ऑफ मिल्क इन द कंट्री। तो रेगुलेट द प्राइसेस इन, तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एएच&डी है ना, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। उसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट है, द प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल इज अ मैटर ऑन विच द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेटर। ठीक है, तो यहाँ का जो लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स, ये हो गया कीवर्ड यहाँ का। थर्ड स्टेटमेंट का जो है, स्टेट गवर्नमेंट्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन, डिटेंशन, रजिस्ट्रेशन एंड, तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है स्टेट गवर्नमेंट। तो ये यहाँ का कीवर्ड हो गया,
जो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है। तो करेक्ट स्टूडेंट पूछा है, चलिए देखते हैं आंसर क्या है। तो ऑप्शन हो गया सी, यानी स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 और 3 तो सही है। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का है ये सारा चीज, पर स्टेटमेंट जो 1 है वो एच एंड डी नहीं है, वो क्या है, कोऑपरेटिव एंड प्राइवेट डेयरीज। ये बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये डिसाइड करता है कि मिल्क का प्राइस क्या होगा कंट्री में, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि कंफ्यूजिंग टर्म्स है यहाँ पे। लगेगा कि एनिमल हस्बेंड्री किया जा रहा है, पर ऐसा कुछ है नहीं। ये किया जाता है कोऑपरेटिव एंड प्राइवेट डेयरीज के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा ये जो दिया अंडर आर्टिकल 246 क्लॉज 3, इसके द्वारा ही प्रिजर्वेशन ऑफ जो कैटल होता है ना, उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेटिव मतलब स्टेट के पास होना चाहिए, जो कि एक्सक्लूसिव पावर होगा लेजिस्लेट कर सके कैटल से रिलेटेड। तो इसीलिए स्टेट ही जो भी आप देखते होंगे कि हर स्टेट में मतलब ऐसा नहीं है काउ स्लॉटर को बैन किया गया है। कुछ कुछ स्टेट जैसे यूपी जैसे एरिया में कुछ कुछ जगह में उन्होंने अपना जो स्टेट का पावर यूज करती है, जो स्लॉटर ऑफ काउज है उसको पूरा तरह से लीगली एकदम बैन करके रखे हैं। उसी तरह से इसलिए स्टेट में पूरे कंट्री में काउ स्लॉटर का बैन नहीं है, ठीक है। और फर्दर पुलिस और पब्लिक ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है ही, आप जानती है, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह। तो इसलिए ये जो मशीनरी जो भी हो ना, डिटेक्शन, प्रिवेंशन, रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, ये सब सारे स्टेट का ही ये मतलब इनका ही ये पावर है और उनको ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम SVEP। तो इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, उसके बाद इसे करेक्ट पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट हुआ स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इज अ सब कंपोनेंट ऑफ स्टार्टअप इंडिया। तो ये सब कंपोनेंट हो गया यहाँ का कीवर्ड। एनी रूरल पुअर हु इज विलिंग टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ रिलायंट इज एलिजिबल टू बी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो एनी रूरल पुअर, और यहाँ का ये हो गया कीवर्ड। हाईली वल्नरेबल बेनिफिशियरीज अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एजेंसी, इसके अंडर जो है हाईली वल्नरेबल बेनिफिशियरीज जो भी होंगे ना इसके तहत, उनको मार्जिनाइज सेक्शन और वुमेन और SC/ST कम्युनिटीज, उन लोग को एक स्पेसिफिक प्रेफरेंस मिला जाएगा इनका सिलेक्शन में, ठीक है। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो विलेज के अंदर होगा ना, उसको लाने के लिए ये सब चीज लिया जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, चलिए देखते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या है। तो ऑप्शन हो गया सी सही, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 तो सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है। क्यों? क्योंकि ये सब स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम का सब मतलब सब कंपोनेंट नहीं है। ये क्या है? ये सब कंपोनेंट है दीनदयाल अंत्योदय योजना डे NRLM, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट में आता है। और इस टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस भी किया था करंट अफेयर एनालिसिस में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आफ्स्पा। तो ये जो आफ्स्पा है इसके 3 स्टेटमेंट दिया है और करेक्ट पूछा गया है। तो आफ्स्पा काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमेशा हम लोग आर्मी जो हमारे डिफेंस पर्सन है उनको हमेशा बहुत कुछ पॉइंट करते हैं, बहुत कुछ मीडिया में बातें भी चलती रहती हैं। तो ये हमेशा ही बना पड़ा है पिछले 2-3 सालों से। तो चलिए देखते हैं कि तीनों स्टेटमेंट क्या है। जो एफ्स्पा है इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दैट ग्रांट स्पेशल पावर्स टू द इंडियन आर्म फोर्सेस द पावर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, चलिए देखते हैं। ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर, ये जो ओनली वाला आ गया, तब मैं आपको पहले ही बोला इस तरह का कुछ आया तो आप पहले ही उसको देख के हाईलाइट कर लीजिएगा। कैन डिक्लेयर द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी एज अ डिस्टर्ब एरिया, ठीक है। देखते हैं तीसरा स्टेटमेंट, द एक्ट इज नॉट, फिर से नॉट और ओनली तो मैं तो आपको पहले ही बोला ये आपका फेवरेट वर्ड होना चाहिए यूपीएससी के एग्जाम देते वक्त। द एक्ट इज नॉट अप्लाइड टू जम्मू एंड कश्मीर विच has its own approved by the state assembly। तो अब तो ये रहा नहीं स्टेट असेंबली का फंडा, बट ये मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया ए, यानी स्टेटमेंट 1 तो सही है, बाकी स्टेटमेंट 2 और 3 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टेटमेंट 2 में जो बोला जा रहा है ना ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वैसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नर ऑफ द स्टेट जो होता है ना, उन लोग के पास पावर रहता है कि वो किसी भी एरिया को डिस्टर्ब घोषित कर सके। और ये एफ्स्पा से रिलेटेड मैंने बहुत ही अच्छे से अपने एनालिसिस में डिस्कस किया है। अगर हो तो आप एज अ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको याद नहीं आ पा रहा था इस क्वेश्चन को देखने के बाद, तो आप उसे एक बार देख लें, ठीक है। तो ए सुटेबल नोटिफिकेशन वुड हैव टू बी मेड इन द ऑफिशियल गेजेट, ऑफिशियल गेजेट की तरफ एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा कि इस एरिया को क्या कर दिया जा रहा है, डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जा रहा है। और फिलहाल में जो एप्सपा है ना, वो असम, नागालैंड, मणिपुर एक्सक्लूड करते हुए, मतलब इम्फाल का जो एरिया म्यूनिसिपल एरिया उसको एक्सक्लूड करते हुए, ये 3 जगह में, उसके अलावा भी ये सब अरुणाचल प्रदेश जैसे ये सब कुछ कुछ जगह में ये एप्सपा मतलब डिस्टर्ब घोषित करके एप्सपा अभी भी है। और
ये एक्ट पास किया गया था 1990 में, वाज अप्लाइड टू द जम्मू एंड कश्मीर। इसलिए जम्मू कश्मीर में भी एक बार जो 1990 में जो एक्ट पास किया गया उनके वहां से, उसके बाद से अभी भी ये चल रहा है उस जगह में भी, मतलब कश्मीर में भी। और अब तो वैसे भी ये यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, तो अब तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट जैसा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि किस हिसाब से वो एप्सपा का यूज करेंगे वहां पे एज अ डिस्टर्ब एरिया, या किस तरह का वो करना चाहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ब्लू फ्लेम रेवोल्यूशन समटाइम्स इंडियन न्यूज, अच्छा सॉरी, ये शायद मैं क्वेश्चन को वापस से रिपीट कर लिया हूँ, तो हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हुआ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, एनसीएसके। एनसीएसके हैज, तो तीन स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट को जान लेते हैं, उसके बाद ये करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, तो वो क्या स्टेटमेंट है देख लेते हैं। जो एनसीएसके है उसे कॉन्स्टिट्यूट एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। मैं उम्मीद कर सकता हूँ शायद आप लोग को पता होगा कि स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में डिफरेंस, पर यहाँ बोला गया है क्या एनसीएसके को एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी क्या कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, बनाया गया था। सेकंड स्टेटमेंट है, इट टेक्स सो मोर टू नोटिस ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स और स्कीम्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सफाई कर्मचारी। सुओ मोटो मतलब खुद से वो डिसीजन लेता है, तो ये क्या खुद से डिसीजन लेता है, चलिए देख लेते हैं। उसका थर्ड स्टेटमेंट, इट मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। ठीक है, तो ये जो एक्ट है इससे रिलेटेड ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। चलिए देखते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पूछा गया क्या होगा ऑप्शन। तो ऑप्शन सी यानी सही है, स्टेटमेंट 2 और 3 तो सही है, बट स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि ये नॉन स्टैट्यूटरी वाला है ना। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ आखिर ये फंडा क्या है। ये जो एनसीएस के है ना, सफाई कर्मचारी कमीशन जो है, ये जो बनाया गया था वो 94 में बनाया गया था। ठीक है, और उसके बाद उस वक्त जो बनाया गया था तो एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था, पार्लियामेंट के एक्ट, एक एक्ट पास कराया था, ये जो सफाई कर्मचारी एक्ट 93। तो एक्ट पास करके अगर कुछ बनाया गया तो वो क्या हो गया, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया। पर ये एक्ट में मेंशन था कि ये सिर्फ 3 साल के लिए किया जाएगा। ठीक है, ये एक्ट 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो ठीक है, वो उस वक्त तो स्टैट्यूटरी बॉडी था जब बनाया गया था, तो इसलिए। पर यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कॉन्स्टिट्यूटेड एज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, पर ऐसा तो है नहीं, ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है नहीं। उस वक्त जब बनाया गया था तभी ये स्टैच्यूट किया गया था, उसको स्टैच्यूट करके बनाया गया था, इसीलिए ये स्टेटमेंट 1 गलत है। और इसके साथ ही मैं एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको बताना चाहूंगा कि उसके बाद क्या हुआ कि ये जो एक्ट का जो वैलिडिटी था ना उसको एक्सटेंड कर दिया गया 2002 तक, क्योंकि ये 3 साल के लिए था ना जब 94 में बनाया गया। तो 2002 तक इसको, इस एक्ट को एक्सटेंड कर दिया गया, जिससे ये 2002 तक एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी था एनसीएस के। बट उसके बाद क्या हुआ, जब ये 2002 के बाद लैप्स हो गया, मतलब 2004 के बाद, जब इसके पास कोई एक्ट ही नहीं है जो इसको पावर दे कि तुम स्टैट्यूट हो, तब क्या हुआ, तभी से ये एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी काम कर रहा है। किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पंच मिशन। ये पंच मिशन है, इसके 3 स्टेटमेंट्स हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या है। ये पहला स्टेटमेंट हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो कि पंच मिशन ने विल बी पंच मिशन विल इमेज रीजन्स बियॉन्ड द सन्स आउटर कोरोना। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट दिया है मैंने, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। दूसरा स्टेटमेंट है, द मिशन विल ट्रैक द सोलर विंड एंड ऑल्सो द कोरोनल mass ejection which are huge mass of plasma and that gets thrown out of the sun's atmosphere। तो ये भी एक हो गया इसका कीवर्ड। फिर बोला जाए, इंडिया प्लांट सैटेलाइट आदित्य L1 विल ऑल्सो स्टडी द सन्स कोरोना। तो ये तो हमारे बारे में तो आपको शायद पता ही होगा अच्छे से। चलिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, देखते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन। तो क्या है कि पंच मिशन है, उसका फुल फॉर्म पहले हम जान लेते हैं। पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलिसोफेयर। ठीक है, ये पंच मिशन का फुल फॉर्म हो गया, और इसे नासा के द्वारा लाया गया है, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। इसलिए बाकी का जो स्टेटमेंट 2 और 3 तो सही है। आदित्य L1 के बारे में तो हम अच्छे से जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन हुआ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, तो अच्छे से जानते हैं हम भी। तो पहला स्टेटमेंट दिया है, जो फूड फोर्टिफिकेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ डिलिबरेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ एन एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स इन अ फूड। दूसरा स्टेटमेंट है, इन इंडिया देयर इज नो रेगुलेशन। ये नो रेगुलेशन वाला जो दे दिया है, ये यहाँ का कीवर्ड बन गया ऑफ फोर्टिफिकेशन। इट डज नॉट अल्टर द कैरेक्टरिस्टिक, ये फिर से डज नॉट अल्टर जो है ये भी यहाँ का बन गया कीवर्ड। चलिए देखते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन, क्योंकि यहाँ पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर हो गया आपको सोल्यूशन डी, ये है डी,
यानी स्टेटमेंट 1 और 3 है, पर ये जो डज नॉट अल्टर है ये तो सही बात हो गया, यानी जो कीवर्ड हमने देखा था। बट स्टेटमेंट 2 के लिए जो दिया हुआ है नो रेगुलेशन, ऐसा बात नहीं है, हमारे पास रेगुलेशन भी है, क्योंकि एफएसएसआई ने फॉर्मुलेट किया था इस चीज से रिलेटेड, ठीक है, वो भी कब, 2016 से। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोजेक्ट मानव। तो ये प्रोजेक्ट मानव काफी था न्यूज में, चलिए जानते हैं क्या है स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिया है और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो प्रोजेक्ट मानव इज द न्यू ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव लॉन्च्ड to create a unified database of molecular network of all tissues in the human body and to derive a holistic picture of the working of the human body. तो इज ए न्यू ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव, यहाँ का कीवर्ड हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो ये सेकंड स्टेटमेंट का कीवर्ड हो गया। चलिए देखते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन, क्योंकि यहाँ करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ये प्रोजेक्ट मानव बायो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर में ही लिया जा रहा है, और ये ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव किया जा रहा है, बनाया जा रहा है इनके द्वारा, एज अ जिसका नाम प्रोजेक्ट मानव दिया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ड्रैगन फ्लाई मिशन, जो कि रिसेंटली न्यूज में था। ये ड्रैगन फ्लाई मिशन से रिलेटेड, चलिए जानते हैं क्या ड्रैगन फ्लाई। मैक्सिमम तो ये चाइनीज टर्म से रिलेटेड होता है, ड्रैगन वो लोग ही यूज करते हैं, पर ये किससे रिलेटेड है चलिए अच्छे से जान लेते हैं। तो इट इज ए नासा मिशन दैट एम्स टू सेंड अ न्यूक्लियर पावर ड्रोन टू फार साइड ऑफ द मून। फार साइड ऑफ द न्यूक्लियर पावर जो है ना, एक कीवर्ड तो ये हो गया इसका, और दूसरा कीवर्ड हो गया नासा मिशन, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ का कीवर्ड हो गया है। दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ड्रैगन फ्लाई मिशन इज अ पार्ट ऑफ नासा न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम। तो ये क्या पार्ट है, चलिए ये हो गया दूसरा स्टेटमेंट का कीवर्ड, ठीक है। करेक्ट पूछा गया है, तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन को। तो सोल्यूशन क्या है, बी, यानी स्टेटमेंट 2 तो सही है, हाँ यह पार्ट है किसका, ये नासा का न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम का ही पार्ट है। बट इसको मून के दूसरे साइड में नहीं भेजा गया है, ये एक्चुअली क्या है, ये प्लान किया गया है ताकि सैटर्न के जो मून है ना टाइटन, वहां पे पहुंचा जा सके अपने न्यूक्लियर पावर ड्रोन है ना उसके मदद से, जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई का नाम क्या है, न्यूक्लियर पावर्ड ड्रोन, ठीक है। उसके अलावा इसके में बोला जा रहा है ड्रैगन फ्लाई एम्स करता है सर्च फॉर साइन ऑफ माइक्रोबियल एलियन लाइफ ऑफ ऑन सैटर्न्स मून टाइटन। मतलब ये माइक्रोबियल जो एलियन लाइफ वहां पे कुछ भी होगा ना, उससे रिलेटेड सर्च किया जाएगा, और ये ड्रैगन फ्लाई जो न्यूक्लियर पावर्ड है उसके द्वारा ये वहां जाके देखा जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लूनेट, प्लूनेट समटाइम जो कि न्यूज में देखा गया है वो क्या है। तो ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए इसमें से क्या होने वाला है। तो प्लूनेट जो है वो है न्यू वर्ड ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी हैज कम अप विथ डिस्क्राइब अ मून दैट बिकम्स अ प्लैनेट, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए हो गया सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट फॉर फिस्कल 2020 दैट वाज पास्ड बाय द यूएस सेनेट, ठीक है। तो क्या है, तीन स्टेटमेंट देख लेते हैं। करेक्ट पूछा गया है यहाँ पे। द लेजिस्लेशन विल ब्रिंग इंडिया ऑन पार विथ वॉशिंगटन नॉर्थ अटलांटिक और ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एलाइज। उसके अलावा जो ये है, legislation provides for increasing US India defense cooperation in the Indian Ocean areas as a areas of humanitarian assistance, ठीक है। थर्ड हो गया जो एनडीए है, द नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट इज द नेम ऑफ द ईच ऑफ द सीरीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल लॉज। चलो ये देखते हैं यहाँ करेक्ट पूछा गया है, तीनों में से कौन सा होने वाला है। तो तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है ना वो सही है, और सही जो भी लिखा हुआ है ना वो सही बात है। और इसी के साथ जो मतलब कहा मतलब ये था कि यूएस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज इंडिया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर, जो कि 2016 में ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया जो है ना वो मेजर डिफेंस पार्टनर है यूएस का। तो इस तरह से ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है जो भी दिया गया है। तो इसी की तरह से आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर जो हमारे फ्रेंड्स जो नहीं सॉल्व कर पा रहे उतने 70% से ज़्यादा, तो आप निराश मत होइए, बस रिविजन करते रहिए, क्योंकि मैं आपको एश्योर देता हूँ कि मैं यहाँ पे 95% सिलेबस का कवर करूँगा करंट अफेयर्स का, जो कि जिससे बाहर आपको नहीं आने वाला है। अगर कुछ आया तो इक्का दुक्का होगा, और वो शायद आप कैंसिल आउट करके भी कर पाएंगे, या तो वो कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, स्टे सेफ, जय हिंद।